कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो लास्ट टाइम पे जो मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास दी थी, लगभग 1-2 हफ्ता हो चुका होगा। होपफुली जो आपके उसको कॉन्सेप्ट मैंने आपके शरीर में प्रवाहित किए थे वो आपके बरकरार होंगे, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है ताकि किसी भी केस में क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ठीक, हिम्मत रखिए, सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब बाई चांस एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको उस कॉन्सेप्ट पे आधार पे। अब देखो आंसर तो आप ऐसे दे नहीं पाओगे, लाइव क्लास तो है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में कितना है। देखिए, हाँ, अगर ये आपका समुद्र वाला सतह है, कौन सा, ये वाला, और ये उसी के पास स्थल वाला है, यानी अपने आप में सरफेस है लैंड वाला, और ये सी वाला। ठीक है, ये समुद्र मान के चलिए, और ये उसी से जुड़ा हुआ स्थल खंड है, ये वाला। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, बाई चांस क्वेश्चन आता है ग्रीष्म ऋतु में, दो कंडीशन डालेंगे, एक ग्रीष्म ऋतु और दूसरा डालेंगे, यानी एक समर एक विंटर। ठीक है, एक शीत ऋतु में, ये दोनों कंडीशन डालते हैं। ठीक है, पहले ग्रीष्म ऋतु की कंडीशन डालते हैं। अब मुझे बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में अगर क्वेश्चन आ गया, ग्रीष्म ऋतु में हवा की दिशा कहां से कहां की ओर होगी, यानी बाय चांस यहां से इसको सनरेज मिल रही है, यानी सन रेडिएशन मिल रहा है, ये समुद्र को भी और ये स्थल को भी। ठीक है, अब बताइए मुझे, दिन का समय है ग्रीष्म ऋतु में, कौन सा समय है, दिन का समय है, दोपहर का समय है, हवा कहां से कहां की ओर चलेगी, मुझे इतना बता दीजिए। क्या इधर से इधर चलेगी या इधर से इधर चलेगी, यानी समुद्र से स्थल या स्थल से समुद्र, जबकि दिन का समय कब है, ग्रीष्म ऋतु में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने इसके लिए एक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। मैंने आपसे क्या कहा था, तापमान जो होता है वो अपने आप में वायुदाब को निर्धारित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसी के अनुसार वायु चलती है। अब हवा कैसे चलती है मुझे बताओ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ऐसी तो चलती है ना, मैंने बताया था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब बताइए ग्रीष्म ऋतु का समय है, ये क्या होता है, मैंने कहा था धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा, और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, देखिए बहुत जल्दी गर्म का मतलब यानी कहीं ना कहीं इसका जल्दी गर्म हो रहा, तो गर्म मतलब अच्छा खासा इसको हीट मिल रही होगी, और जैसे ही यहाँ पे इससे मिलेगी हीट, इससे जो लगी हुई सतह पे हवा है, वायु, वो गर्म के कारण क्या उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। मैंने बताया था ना, ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पर कैसा दाब बनेगा, निम्न दाब, क्योंकि हवा तो ऊपर उठ गई, तो गर्मियों के समय में यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखना समुद्र में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो धीरे धीरे गर्म होने का ये मतलब है, इसके कंपैरिजन में ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय यहां धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो यानी हवा बहुत ज्यादा ठंडी ना होके वही नीचे, मतलब बहुत धीरे गर्म हो, तो हवा को अचानक गर्मी नहीं मिली, हवा नीचे ही होगी। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में यहां क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो वायु कैसे चलेगी बताओ, ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय उच्च वायुदाब से निम्न, यानी समुद्र से स्थल की ओर। इसीलिए कभी महसूस करना, समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे बैठते हो दोपहर के समय गर्मियों में, तो हल्की सी आपको एक हवा महसूस होती है, हल्की सी ठंडी ठंडी सी ना, वो यही हवा है, समुद्र से स्थल की ओर आएगी दोपहर के समय। अब बाई चांस शीत ऋतु का समय आ जाता है, यानी अपने आप में ठंडियों का समय आ जाता है, यानी शीत ऋतु का समय आता है। ठीक है, शीत ऋतु में क्या होगा बताइए, शीत ऋतु में क्या होता है, जो समुद्र होता है कंडीशन तो वही है, धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन ये अचानक गर्म हो जाता है और अचानक ही ये अपने आप में ठंडा भी हो जाता है। तो शीत ऋतु में हवा की दिशा क्या होगी, इस कॉन्सेप्ट को मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं बता पाओगे मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा। आपको लिखना है शीत ऋतु के समय अगर एक ही अक्षांश पर समुद्र और स्थल है, क्या लिखोगे, शीत ऋतु के समय किसी एक ही अक्षांश पर, एक ही अक्षांश पर, ठीक है, समुद्र और स्थल खंड में हवा की दिशा कहां से कहां की ओर होगी, क्या यहां से यहां होगी या यहां से यहां, इस कॉन्सेप्ट को आप मुझे कमेंट करके बताओगे, नहीं बता पाओगे तो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा। अब देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, जहां मैं आपको, देखो ये मैंने आपको बताया था प्रेशर बेल्ट, ध्यान होगा आपको, ये कैसा था, 0 डिग्री। कैसा प्रेशर बनता है यहाँ पे, हमेशा लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि वायु की दिशा यानी निम्न वायुदाब बनेगा। ठीक है, हिंदी में वायु की दिशा, इसमें वायु जो मतलब सूर्य की जो किरणें हैं, सनरेज, इसको लंबवत मिलती हैं, तो इस भाग के हवा ऊपर उठ जाती है, तो नीचे कैसा वायुदाब बनता है, निम्न। 30 डिग्री पे कैसा बनता है, उच्च वायुदाब, अगर आपको ध्यान होगा 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, और ऐसे ही 30 डिग्री साउथ की ओर भी हाई प्रेशर बनता है, सब पढ़ाया था। ठीक है, इसी प्रकार से 60 डिग्री पे कैसा बनता है बताया था मैंने आपको, दोनों जगह लो प्रेशर,
और यहां भी 60 डिग्री पर कैसा बनेगा, लो प्रेशर। और लास्ट में 90 पे क्या बनता है, मैंने कहा था हाई प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं और यहां पर बहुत ज्यादा तापमान नहीं होता है, तो वायु क्या होती है, नीचे बैठती है, तो उच्च वायुदाब। और 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो यहां पर निम्न वायुदाब। ये दोनों ही क्या थे, आपके तापमान जनित। मैंने बताया था 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर टेम्परेचर बेस्ड अपने आप में क्या बनता है, प्रेशर बनते हैं, और बाकी पे क्या बनता है, मैकेनिकल बनता है, यांत्रिक बनता है। मैंने आपको बताया था, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको कुछ यहां से सिखाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसी को अगर मैंने कहा था, अगर आपकी समझ आज, अब देखिए आज की क्लास पढ़ने के बाद आप क्या सीखने वाले हैं, आपको कोरियोलिस फोर्स पता चल जाएगा, दोनों गोलार्ध में हवा की दिशा कैसी होती है ये पता चल जाएगा आपको, पछुआ पवन है, सन्मार्गी या व्यापारिक पवन है, और पूर्वी ध्रुवी मतलब ध्रुवी जो पवनें होती हैं वो भी आपको तीनों पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है, क्वेश्चन क्या आएगा मैं बहुत आसानी से इसको आपको समझा दूंगा। देखिए मैंने क्या कहा, ऐसे ही मैंने ये बना दिया था, ठीक है। मैंने इसको 0 डिग्री, यही चीज है, मैंने एक लाइन पे दिखा दिया, और इसको 30 मान के चलिए, इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। ऐसे ही प्रेशर भी लिख लीजिए, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, मैंने आपको 90 पे बताया था, 0 पे लो प्रेशर, ठीक है। और यही कंडीशन सेम यहाँ भी होगी, ठीक है, दोनों जगह होती है। अब जैसे ये क्या हो गया, 30 है, ये 60 हो गया, और ये 90 डिग्री, दोनों जगह बना दे। और यहाँ भी कैसा, हाई प्रेशर, यानी दोनों गोलार्ध है मान के चलो, और कुछ नहीं है, इसको ऐसे नहीं दिखाया तो ऐसे दिखा दिया आपके समझने के लिए। यहाँ कैसा बनता है, उच्च वायुदाब, यहाँ निम्न वायुदाब, सब पढ़ा रखा। फिर उच्च वायुदाब भी, निम्न वायुदाब 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे उच्च वायुदाब, 60 डिग्री पे निम्न वायुदाब, 90 डिग्री पे उच्च वायुदाब। यही चीज तो है, यहां भी सेम यही होगा, ठीक है। दोनों गोलार्ध हम एक गोलार्ध पकड़ेंगे, ये हाई प्रेशर। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि हवा क्या होती है, गर्म होके ऊपर उठती है। 0 डिग्री के आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वर्ष भर, तो यहाँ हवा पे जब जैसी पड़ी तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। हवा गर्म होगी तो हवा क्या करने लगती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। जब ऊपर की ओर उठेगी तो जो ऊपर वायुमंडल की सीमा है, शोभ सीमा के आसपास, नीचे वायु तो हवा तो ऊपर चलेगी, तो इसने नीचे लो बनाया था तो ऊपर क्या बना दिया, हाई प्रेशर बना दिया। ये आपको याद नहीं करना, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब हवा क्या होती है, दोनों गोलार्धों में मुड़ने लगती है, यहां से ये उत्तरी भी दक्षिणी, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक फोर्स लगता है जिसको अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसके कारण ये कहां करती है, नीचे डाउनफॉल हो जाती है, दोनों जगह 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे। इसीलिए अपने आप में यहां पर ये हाई है, ठीक है, ये इसीलिए दोनों गोलार्धों में अपने आप में हाई प्रेशर बनता है। अब मैं दोनों जगह नहीं दिखाऊंगा, एक ही जगह दिखाऊंगा, ठीक है, सेम चीज है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, 90 डिग्री के आसपास तो कैसा प्रेशर होगा, हाई। क्यों, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर है, वायु हवा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ने के कारण कम सूर्य ताप प्राप्त होता है, कम सूर्य ताप मिलेगा तो हवा क्या रहेगी, ठंडी रहेगी, तो यहां कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। सेम कंडीशन यहां भी है, ये भी क्या होगा, अपने आप में हाई प्रेशर, ध्रुव में मैंने पढ़ाया था। अब इस पे क्या होगा, मैंने क्या कहा था, ये उच्च वायुदाब है, और हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, तो ये उच्च है तो निम्न। यहां से हवा कहां की ओर आई, इधर की ओर आई, और यहां से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा इधर की ओर आई, और दोनों पवनें यहां पर मिली। मिलने के बाद क्या करती हैं, वो दोनों एक दूसरे से टकरा के ऊपर की ओर उठने लगते हैं, तो यहां फिर से क्या होगी, वो ऊपर उठ गई। ऊपर उठ गई तो कैसा प्रेशर बना दिया इसने, यहाँ पे लो प्रेशर बना दिया, ठीक है। लो प्रेशर बनाने के बाद कुछ हवा इधर गई, कुछ इधर गई, वो पूरा साइकिल बन गया। ऐसे ही ये देखिए, ये बना दीजिए, कुछ हवा इधर गई, कुछ इधर गई, ये तो बनता था ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, यही है वायु का साइक्लिक प्रोसेस, यानी चक्रीय प्रवाह, साइक्लिक फ्लो जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी एक साइकिल बन गया। कैसा बना, 0 से 30 डिग्री, हवा ऊपर उठी, ठीक हो गया। जैसे ही दोनों गोलार्ध में जाने लगी तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, पृथ्वी अपने जिस अक्ष पे उस पर घूमती है, वो क्या करते, घूमती हुई हवा को नीचे खींच लेती है और 30 डिग्री के आसपास हवा बैठ जाती है, तो पूरा एक साइकिल बन गया। देखो ये पूरा चैन बना नहीं बना, ये ऐसी दूसरा साइकिल ये बना नहीं बना, तीसरा साइकिल ये बना कि नहीं बना। इसी को अपने आप में सेल बोलते हैं, यानी कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका। ये जो पहली कोशिका है, ये जो दूसरी कोशिका है, ये और ये तीसरी कोशिका है, इन्हीं का नाम है हेडली कोशिका, फेरल कोशिका और पोलर कोशिका। तो इसको लिख लीजिए हेडली कोशिका, HEDLEY, हेडली सेल, यानी हेडली कोशिका बोलते हैं, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं अपने आप में फेरल कोशिका, FEREL, फेरल, CEL,
FEREL, फेरल, CELL, फेरल कोशिका, और इसी को तीसरे को बोलते हैं पोलर, POLOR, पोलर सेल, CELL। तो अगर आपसे कभी भी पूछता है वायु के चक्रीय प्रवाह के कारण, क्वेश्चन सुनना, वायु के चक्रीय प्रवाह के कारण हेडली सेल किन अक्षांशों के बीच बनती है, तो गलती से भी कुछ गलत मत करके आना। 0 से 30 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 30 डिग्री के आसपास जो बनेगी वो हेडली सेल बनेगी, और जो फेरल सेल बनेगी 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य फेरल सेल बनेगी। और इनको कौन से कटिबंध बोलते हैं, ये विषुवत रेखा वाले भाग हैं, उष्ण कटिबंधी इलाकों में हेडली सेल बनती है, उपोष्ण के आसपास फेरल बनेगी, और ध्रुवीय के आसपास पोलर सेल बनेगी। 3 के 3 क्वेश्चन सेम यहां भी होगा, ठीक है। मैं एक ही गोलार्ध का बता रहा हूं, सेम चीज वहां भी होती है। तो ये हेडली सेल है, फेरल सेल है और पोलर सेल है। तो बहुत आसानी से अगर आपसे कभी ये पूछता है, देखो पेपर में क्या आएगा, आपको यही तो याद रखना है, हेडली कोशिका, आपको बस इतना ही याद रखना। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया क्यों होता है। हेडली कोशिका बनेगी, कहां लिखोगे, 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य। दूसरा फेरल कोशिका, फेरल कोशिका ये कहां बनेगी अपने आप में, सिंपल सा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य, ठीक है। और तीसरा पोलर कोशिका यानी ध्रुवीय कोशिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, पोलर कोशिका या ध्रुवीय कोशिका, इंग्लिश में पोलर कोशिका बोलेंगे, ये बनेगी अपने आप में 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य। इसी को 3 के 3 सेल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना सभी विद्यार्थी। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, यानी कहीं ना कहीं इन भागों में जो साइक्लिक चेन बनती है, हवा नीचे, ये साइकिल बन गया ना, देखो यहां से हवा उठी, ये एक सेल बन गई, ये कोशिका, ये इसी प्रकार से दूसरी कोशिका, तीसरी, ये डब्बा जैसा बन गया ना, तो वायु का ये चक्रीय परिवाह है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, वायु के चक्रीय प्रवाह के कारण निम्नलिखित सेल्स बनती हैं। तो क्या लिखोगे, वायु के चक्रीय प्रवाह के कारण, वायु के चक्रीय प्रवाह के कारण बनने वाली ये सेल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना कि वायु के चक्रीय प्रवाह के कारण कौन कौन सी सेल बनती है और किन अक्षांशों के मध्य बनती है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। और ये इसके पीछे कारण क्या है, यहां तक तो ठीक था ऊपर उठना, ये नीचे बैठना है, यह है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आया होगा। अब आपको लिखना है पूरा। अब आपको क्या लिखना है, देखिए, वायुमंडल में जब कभी भी यानी एटमॉस्फेयर में वायु क्या करती है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। वायुमंडल में वायु का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी हवा ऐसी भी जाएगी या और ऐसी भी जाएगी, ऐसी तो बहेगी ना, यानी ऐसे गई ऐसे गई। तो वायुमंडल में वायु के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रभाव से, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो उसका मूवमेंट होता है एयर का, हवा का, उसके कारण क्या होता है, वायुदाब कटिबंध के मध्य, यानी जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, ये प्रेशर बेल्ट बताया था ना, एक कटिबंध, दूसरा ये कटिबंध तो होते हैं। वायुदाब कटिबंध के मध्य वायु का क्या होता है, चक्रीय प्रवाह होता है, यानी साइक्लिक एक प्रकार का मोशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय परिसंचरण बोला जाता है, ठीक है। अब आपको मैं ये हेडली सेल और ये आप गलत मत करके आना, देखना क्या लिखना है, वायुमंडल में पूरा लिखना, वायुमंडल में वायु के चक्रीय प्रवाह, वायुमंडल में वायु के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, वायुमंडल में वायु के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह के कारण, यानी फ्लो के कारण, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, प्रवाह के कारण वायु का क्या होता है अपने आप में चक्रीय, यानी वायु का वायुदाब कटिबंध के मध्य, वायुमंडल में वायु के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह के कारण वायुदाब कटिबंध के मध्य, जो प्रेशर बेल्ट बताए थे मैंने, 0 से 30 डिग्री, 30 से 60, 2, 60 से 90, 30, ठीक है, वायुदाब प्रेशर बेल्ट कटिबंध के मध्य, वायुदाब कटिबंध के मध्य वायु के चक्रीय प्रवाह, वायु का चक्रीय प्रवाह लिखना है, यानी साइक्लिक मोशन, ठीक है। वायु का चक्रीय प्रवाह अपने आप में क्या कहलाता है, वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय परिसंचरण, ठीक है, क्या कहलाता है, वायुमंडलीय परिसंचरण। यानी सिंपल सा बात है, वायुमंडल में वायु के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह, यानी हवा ऐसी भी चलेगी ऐसी भी चलेगी, इसके कारण वायुदाब कटिबंध इनके, यानी ये जो वायुदाब कटिबंध हैं इनके मध्य वायु का जब चक्रीय प्रवाह होता है, जो सेल बने ऐसा ही बनेगा, देखो उठी हवा इधर गई
फिर नीचे आई, फिर इधर आ गई। ये चक्री तो बनकर एक साइकिल बन गया। तो इसी को वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं। और इसी वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण 3 अपने आप में सेल्स बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं। उनके नाम मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या कर दिया, समझा दिया, ठीक है। अब आखिर ये वायु का वायुमंडल में चक्रीय प्रवाह क्यों होता है? तो जैसे क्वेश्चन आ गया, वायु का वायुमंडल में चक्रीय प्रवाह क्यों होता है, तो दूसरा पॉइंट लिखो, वायु का वायुमंडल में चक्रीय प्रवाह, ये साइक्लिक मोशन आखिर क्यों करती है हवा, ठीक है। चक्रीय प्रवाह, ये आखिर ये चक्रीय प्रवाह के पीछे का जो कारण है वो है वायु दाब प्रवणता बल, ठीक है। यानी इसका कारण क्या है, चक्रीय प्रवाह क्यों होता है पूछेगा, वायु दाब, अभी बताया था मैंने, ठीक है, अभी बताता हूं आपको। प्रवणता बल यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो जिसको बोलते हैं, यानी कुछ नहीं है, दो वायुदाब में अंतर के कारण। यानी सपोज कहीं पर अगर कुछ मिलीबार वायु है, जैसे यहां पर हाई प्रेशर बन गया, कुछ लो प्रेशर, इनके कारण यानी वायुदाब क्या हो गया, अंतर हो गया ना, इसके कारण जो फोर्स लगता है, हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ये फोर्स को ही अपने आप में क्या कहते हैं, वायुदाब प्रवणता बल। तो वायु का चक्रीय प्रवाह इसीलिए होता है क्योंकि कहीं हवा को मिलता है, जैसे हाई प्रेशर होगा वो कहां घुसती है, लो प्रेशर की ओर, वही जो लो प्रेशर की ओर घुसने का जो फॉर्मूला है, जो फोर्स है, उसको बोला जाता है क्या, वायुदाब प्रवणता बल। यानी वायु का वायुमंडल में चक्रीय प्रवाह का मेन कारण है वायुदाब प्रवणता बल, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। वायुदाब प्रवणता बल के कारण ही क्या होती है, वायु का वायुमंडल में चक्रीय प्रवाह, यानी के कारण लिख दो, के कारण। कभी क्वेश्चन पूछेगा वायु का चक्रीय प्रवाह क्यों होता है, आप बता दोगे वायुदाब प्रवणता बल के कारण। और ये बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर में अंतर के कारण, यानी वायुदाब में अंतर के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसी को बोलते हैं वायुदाब प्रवणता बल। और इसमें हवा कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है। ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, वायुमंडलीय परिसंचरण का जो मूल कारण है, यानी आखिर मैंने वायुमंडलीय परिसंचरण होता क्यों है, इसका जो मूल कारण है वो 0 डिग्री पर अत्यधिक व ध्रुव पर न्यूनतम तापमान, ठीक है। तो लिखो वायुदाब परिसंचरण का मूल कारण, वायु का मतलब आपको ऐसे लिखना है, वायुमंडलीय परिसंचरण का मूल कारण, वायुमंडलीय परिसंचरण क्यों आखिर वायु संचरित होती है, ठीक है, का मूल कारण, यानी इसका बेसिक जो कॉज है वो क्या है, इसका मूल कारण लिखोगे 0 डिग्री पर अत्यधिक टेम्परेचर व 90 डिग्री पर न्यूनतम टेम्परेचर। यानी अत्यधिक तापमान 0 डिग्री पर है, 90 पर न्यूनतम तापमान है, और इसके कारण अपने आप में वायुमंडल में परिसंचरण होता है हवा का। क्यों, ये लो प्रेशर के कारण हवा ऊपर उठ गई, यहां बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के कारण नीचे बैठ गई, अब हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर फ्लो होगी, तो एक प्रकार का साइकिल बन जाएगा। तो इसके पीछे का मूल कारण अपने आप में यही है कि ये अपने आप में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और कम तापमान का इसको सामना करना पड़ता है। अब देखना, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती, सपोज जो अर्थ है अपने अक्ष पर वो रोटेट नहीं होती, घूमती नहीं, तो ध्यान रखना सिर्फ वायुमंडलीय परिसंचरण कहां होता, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य। यानी यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम नहीं रही होती तो 0 डिग्री पर लो प्रेशर और 90 डिग्री पर हाई प्रेशर के जो मिड है वहीं पर कोशिकाओं का विकास होता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो कोशिकाएं होती हैं वो एक से अधिक बनती हैं, यानी घूर्णन के कारण एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। अब मैं आपको पूरा बताता हूं, उसको समझना। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये तो आपने लिख दिया। अगर सपोज सुनो, आप मेरे ध्यान से बात सुनना, अगर ये दो ही अपने आप में क्या बनते, मतलब जो ये 0 डिग्री के आसपास आपने कहा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हवा ऊपर उड़ गई, 90 के आसपास आपने कहा टेम्परेचर बहुत नीचे है, नीचे घूम मतलब हवा बैठ गई, तो वायुमंडल का परिसंचरण तो सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए था, 2 ही सेल बनती ना। कैसे, एक ही सेल बनती, कौन सी, 0 और इसके बीच हवा जाती ऐसे बनती, लेकिन वास्तव में एक से अधिक सेल बननी। इसके पीछे क्या कारण है, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। तो आपको इसको कैसे लिखना है वो आपको देखे, यदि पृथ्वी अग्नि अक्ष पर घूर्णन नहीं कर रही होती, ठीक है, एक पॉइंट लिखना, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती, घूमती नहीं, ठीक है, घूर्णन नहीं करती, तो अगर घूर्णन नहीं करती तो सिंपल सी बात है, 0 डिग्री पर लो प्रेशर और 90 डिग्री पर जो हाई प्रेशर है इसी के मध्य एक ही कोशिका का विकास होता। नहीं करती तो क्या होता, 0 डिग्री लो प्रेशर व 90 डिग्री हाई प्रेशर के मध्य एक ही कोशिका का विकास होता, एक ही कोशिका का
विकास होता। यही तो होता, क्योंकि आप कह रहे हो कि कुछ जो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण सेल्स बन रही हैं, तो दो ही तो बनती, टेम्परेचर दो ही जगह तो डिफरेंस है, फिर बाकी कहां से आई उसको देखना है। देखो की कोशिका का विकास होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन देखो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या कर रही है, घूम रही है, घूर्णित हो रही है, यानी उस घूर्णन के कारण क्या हो रहा है, एक से अधिक सेल्स का, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। घूर्णन के कारण अभिकेंद्री बल से, यानी घूर्णन होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, बताया था मैंने, अभिकेंद्री बल। और ये अभिकेंद्री बल चीजों को अपनी ओर खींचता है, यानी कहीं ना कहीं जो 30 डिग्री के आसपास है, यानी उपोष्ण कटिबंध में वायु क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। अभिकेंद्री बल के कारण उपोष्ण कटिबंध, यानी 30 डिग्री लिख देना है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध पर वायु क्या हो जाती है, वायु का अवरोहण, यानी वायु क्या हो जाएगी, नीचे की ओर डाउनफॉल हो जाएगी, ठीक है। वायु क्या हो जाएगी, नीचे बैठेगी। जैसे ही वायु का क्या होगा, अपने आप में अवरोहण होगा, तो इसी के कारण 3 कोशिका, जिससे एक कोशिका की जगह 3 कोशिकाओं द्वारा ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो लिखो इसके कारण जिससे एक कोशिका के स्थान पर, एक सेल के स्थान पर 3 कोशिका से ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, यानी जो एनर्जी होगी ऊष्मा का स्थानांतरण 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य होगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अपने आप में हमने कहा चलो भाई, अगर टेम्परेचर के कारण, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी तापमान में अंतर के कारण वायुदाब में अंतर होता है, उसके कारण कोई सेल बनती है, तो एक ही बनना चाहिए था ना। 0 डिग्री पे आपने कहा हाई लो प्रेशर हो गया, 90 पे हाई हो गया, तो एक ही बनना चाहिए था, लेकिन ये 3 क्यों आई, ये पृथ्वी का घूर्णन होता है। घूर्णन के कारण अभिकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके कारण वायु नीचे बैठती है, नीचे बैठती है तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, और 0 से 90 डिग्री के मध्य 3-3 सेल का विकास होता है। उन सेलों का मैंने आपको नाम बता दिया, और उन सेलों के बारे में आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, अब पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ओवरऑल क्लास का अभी तक का ये कंक्लूजन निकला, आपको ये पता होना चाहिए हेडली सेल किन के मध्य, फेरल सेल किन के मध्य, पोलर सेल, इसके अलावा कुछ नहीं पता होना चाहिए। जिसको इंटरव्यू में जाना है, जिसको कॉन्सेप्ट सीखने, वो उसको मैंने बता दिया। अगर आपसे कभी पूछेगा तो आप बता देना अभिकेंद्रीय बल के कारण 3 सेल बनती है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वायु की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक, यानी कौन से फैक्टर हैं जो वायु की दिशा को निर्धारित करते हैं। वायु की दिशा को मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, यहीं से आपको पछुआ पवन पता चलेगी। निर्धारित करने वाले कारक, यानी आखिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो वायु की डायरेक्शन, कहा मैंने, दिशा किस दिशा में वायु फ्लो होगी। इसके पीछे 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक तो वायुदाब प्रवणता बल, लिखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वायुदाब प्रवणता बल, यानी प्रेशर ग्रेडियंट। ये क्या है, ये तो सिंपल है ना, इसको हवा को पता चलेगा कहाँ लो प्रेशर है, वहां चली जाएगी, वही तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। यानी इसमें ब्रैकेट में लिखो वायु कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी जैसे ही हवा को पता चलेगा यहाँ लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चली जाएगी, भले ही कोई डायरेक्शन हो। हम इसके पीछे तर्क नहीं ढूंढ सकते, हमने ये नहीं कहा कि यार हवा की दिशा ऐसी है तो क्यों है, सिंपल सी बात है भाई, वहां हाई प्रेशर था, वहां लो प्रेशर था, जहां वायु को दिखा वहां चली गई, बस इसमें क्या डिस्कशन करना है, ठीक है। ये तो सिंपल है। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ एक और फैक्टर है जो वायु की डायरेक्शन को तय करता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये व्यापारिक या सन्मार्गी पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवी पूर्वी पवन है, कौन सी है, कहां फ्लो होती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, वनडे एग्जाम हो या कोई भी हो, यहां से क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो देखिए इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी का घूर्णन। अब होता है, देखो ये भी वायु की दिशा को तय करता है, पृथ्वी का घूर्णन। अब आप कहोगे सर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो अलग चीज है, एक अपने अक्ष में भी घूमती है, वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं अपने अक्ष में, याद होगा, तभी तो दिन रात आपको पता है कि 12 घंटे बाद दिन 12 घंटे रात जो भी कहते हो, ठीक है। यानी पृथ्वी का घूर्णन, ये जो घूर्णन हो रहा है इसके कारण एक फोर्स लगता है बच्चों, उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, ठीक है। यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस बल, और ये जो फोर्स होता है ये एक विक्षेपित बल का एग्जांपल है, डिफ्लेक्टिव फोर्स बोलते हैं इसको, विक्षेपित
बल, यानी विक्षेपित बल ऐसा फोर्स जो वायु की मतलब गति को तो परिवर्तन नहीं करेगा, यानी डिफ्लेक्ट करेगा, वायु की गति में परिवर्तन नहीं होगा, वायु की सिर्फ क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। यानी विक्षेपित बल क्या होता है, डिफ्लेक्टिव, डिफ्लेक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है। विक्षेपित बल में क्या होगा, वायु की गति में परिवर्तन नहीं, यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं, वायु की गति में परिवर्तन नहीं, लेकिन दिशा में परिवर्तन, यानी ये कोरियोलिस क्या करता है, लेकिन दिशा में परिवर्तन करेगा, ठीक है, दिशा में परिवर्तन। ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसने क्या किया, हवा की स्पीड को चेंज नहीं किया, लेकिन उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो उसी को बोलता है कोरियोलिस बल। ये वायु की दिशा को तय करता है, ये तो है ही है, इसके साथ साथ एक कोरियोलिस फोर्स भी है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपित बल लगता है, जो वायु की गति में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब आपको सर ये क्या बात हुई, कुछ समझ में नहीं आया, इसको मैं बताता हूं। ये क्या कर देता है, वायु की गति में परिवर्तन नहीं, लेकिन वायु की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कैसे करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होगा, उत्तरी गोलार्ध, उसमें ये क्या कर देता है, हवा की दिशा को क्लॉकवाइज कर देता है, घड़ी की डायरेक्शन। देखो दो शब्द आएंगे, एक को बोलते हैं क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की सुई मुझे बताइए, ऐसी तो चलती है घड़ी की दिशा, ही ऐसी तो होती है, इसी प्रकार से चलते हैं ना घड़ी, ये ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, ऐसे तो चलेगी उल्टी, उल्टे डायरेक्शन में, ये इस प्रकार से ऐसे तो चलते ना घड़ी, एंटी क्लॉक ही उल्टा ऐसे, और क्लॉक कैसे होगा, यूं, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज यूं होगा। ये तो सब मतलब ये क्लॉकवाइज ही होगा, ये अपने आप में कैसा होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा तो होता है एंटी क्लॉकवाइज ना, घड़ी की मतलब जो सुई उसकी दिशा के। तो ये जो कोरियोलिस बल है इसने क्या किया, जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें हवा की दिशा को क्या कर दिया, अपने आप में घड़ी की दिशा के अनुरूप, यानी क्लॉकवाइज। तो आपको यहीं पर लिखना, मैं इसको मिटा रहा इधर वाले को, ठीक है, आपका उसी के नीचे लिखना। ये कोरियोलिस बल क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में दिशा चेंज करेगा बोला, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा, हवा की दिशा को क्या कर देगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी CLOCK क्लॉकवाइज। ये ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक कोरियोलिस बल लगता है जो वायु की गति में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन उसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है, जिसके तहत वायु उत्तरी गोलार्ध में यानी 0 डिग्री से उत्तर इधर वाले में ये घड़ी की दिशा की ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है। यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। लिखाने का काम तो मैं कर ही दूंगा, आपको अब यहीं पर समझना है, और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठने वाले हैं, देखना, और आपको ये समझ आ जाएगा, जैसे आपको वो सेल से समझ में आ गई ना क्यों होती है, अब आपको एक और नई कॉन्सेप्ट समझ आएगा। देखो मैंने क्या कहा, वायु की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दाब प्रवणता बल, अभी बताया ना, उसमें क्या होगा, हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। चलो आपने कहा सर ये उच्च वायुदाब है, निम्न वायुदाब है, तो हवा ऐसी आनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा भाई। मैंने कहा किसने बताया, बोला सर आपने बताया, आपने, स्टडी विथ योगेश ने। भाई मैंने बताया है तो सही तो बताया ना। तो हवा की दिशा कैसी होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिंपल सी बात है। आपने कहा सही है सर, ऐसी होगी, यानी नॉर्थ से साउथ। दूसरा मैंने कहा कहीं और, आपने ये भी है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो मैंने ऐसे ही कर दिया, हवा की दिशा ऐसी होगी। तीसरा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये ध्रुव में ऐसी होगी, है नहीं है। इसके अलावा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये इन अक्षांशों में ऐसे चलेगी। इसके अलावा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये ऐसे चलेगी, और ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही तो मैंने बताया था आपको कि बिल्कुल सही सर। आपने कहा दाब में परिवर्तन यानी प्रेशर में जहां चेंज हो रहा है हवा उसी दिशा में चली जाएगी। जब आपने कहा 0 डिग्री में लो है तो कहीं ना कहीं हाई वाली जगह से आ जाएगी, यानी इधर से इधर आ गई, इधर से यहां चलेगी, ठीक है। 0 डिग्री के दोनों अक्षांश, यानी कहीं ना कहीं जहां भूमध्य रेखा का इलाका है वहां दोनों 30 डिग्री से हवा आएगी, दोनों जगह से। देखो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब इस तरीके से हवा क्या होती है, फ्लो होती है। बट वास्तव में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हवा की दिशा होती है वो कुछ और ही होती है। जैसे सपोज उत्तरी गोलार्ध में मैंने ये बनाया, ठीक है, ये कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसमें क्या हुआ, जैसे ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ऐसी तो होगा ना, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण।
तो सपोज ये है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, तो पता होगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी, इसको साउथ ईस्ट, इसको साउथ वेस्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट, यही तो बोलते हैं। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में पता लगा कि हवा कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलेगी। देखो ये हवा ऐसी दिखेगी आपको, ये क्लॉकवाइज, ये इस प्रकार से हवा दिखेगी इसमें, ये घड़ी की दिशा के हिसाब से ये इस प्रकार से पाई गई। तो अब इसके पीछे का जो कारण था वो पृथ्वी का घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल था, जबकि हम कह रहे हैं कि ऐसे होनी चाहिए, सिंपल ही ऐसा हो जाना चाहिए हवाई। अब ऐसा कहाँ है भाई, ये तो हवा ऐसे चल रही है, ऐसे, ये घड़ी की दिशा के अनुरूप, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ठीक हो गया, घड़ी की दिशा के अनुरूप चल रही है, तो हम इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये फिगर देखना, इस फिगर से आपको पूरा समझ में आएगा। लिखाने का काम नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है, देखो ये आपका क्या था, दोनों को कंपेरिजन करना है आपको। 0 डिग्री, थोड़ा सा गोला ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए आप गोला बनाते बनाते गोला बनने लग गया, फिर भी ठीक, जितना भी हो रहा, कौन सा आपको इस समझने से मतलब है। ये हो गया क्या आपका 0 डिग्री, लो प्रेशर 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 है, ये 90 साउथ, 90 नॉर्थ। ठीक है, 0 डिग्री लो प्रेशर, 30 डिग्री हाई प्रेशर, 60 डिग्री लो प्रेशर, सब बढ़ा रखा है। ठीक है, ये भी सेम ऐसा, 30 डिग्री हाई प्रेशर, 60 डिग्री लो प्रेशर, 90 डिग्री मतलब अपने आप में हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर और ये भी हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब। ठीक है, अब देखिए हवा भाई साहब की दिशा कैसी होनी चाहिए थे, ये होनी चाहिए थी, क्योंकि पढ़ाई ऐसा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है बच्चों। एक्चुअल में क्या है, हवा की दिशा देखिए, जो मैंने कहा उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से ऊपर का इलाका, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ में, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। हवा दोनों जगह कहां आएगी बताओ, उच्च वायुदाब, ये 0 और 30 डिग्री में हवा कहां चलेगी, उच्च वायुदाब हाई प्रेशर तो निम्न वायुदाब, यानी 30 से 0 की ओर आनी चाहिए, यहां भी 30 से 0 की ओर आनी चाहिए। और मैंने लगाया भी, देखो 30 से 0, क्यों 30 हाई प्रेशर, हाई से निम्न की ओर आती है, 30 से 0 लो प्रेशर, यही तो है ना। अब यहां भी ऐसा होना चाहिए, देखो एक्चुअल में हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में कैसा है, जब हवा 30 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री की ओर आती है, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है, तो हवा की दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, यानी जिस प्रकार की घड़ी की सुई होती है। अब क्लॉकवाइज बताइए कैसा होता है, यही तो होगा घड़ी, ये ऐसी तो चलती घड़ी है, ऐसी नहीं चलती क्या घड़ी, ये इसी प्रकार से तो घड़ी चलती है, ये इस प्रकार से ऐसी तो चलेगी ना घड़ी। तो ये क्लॉक टाइप का दिख गया आपको, देखो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, कोरियोलिस फोर्स से। सेम जब दक्षिणी गोलार्ध में, ये 0 से नीचे का कौन सा गोलार्ध होगा, साउथ दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा आएगी, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, अभी पढ़ा रखा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कैसी होगी, जल्दी बताओ, ये ऐसे तो चलती घड़ी की सुई की विपरीत, घड़ी ऐसे थोड़ा चलती यार सुई, भाई बनी नहीं बनी, ये देखो ये ऐसी होगी हवा। ऊपर वाले में पता चलेगा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, और दक्षिणी गोलार्ध ये तो घड़ी की सुई की, और उसमें पता चलेगा कैसा, ऐसे, दोनों आपको साइन अलग दिख रहे होंगे। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको क्लॉकवाइज। तो 0 डिग्री के आसपास से 30 डिग्री से 0 डिग्री दोनों गोलार्ध में जब हवा आती है, उत्तरी गोलार्ध से जो 0 डिग्री की ओर आएगी तो क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध से जब 0 डिग्री की ओर आएगी तो एंटी क्लॉकवाइज हवा का जो फ्लो होता है, इसी हवा को बोला जाता है व्यापारिक या सन्मार्गी पवन। तो पहला पॉइंट यहां लिखोगे, 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य वर्ष भर चलने वाली हवाएं व्यापारिक या सन्मार्गी पवन, सन्मार्गी पवन, जो कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। कभी भी पेपर में पूछेगा व्यापारिक या सन्मार्गी पवन है किन अक्षांशों के मध्य बहती है,
तुरंत जबान खोलना, तुरंत मुंह खोलना। 0 डिग्री 30 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य जो पवनें बहती हैं उसको ही व्यापारिक और सन्मार्गी पवनें पूछेंगे। कितना बाण छोड़े आप पे, कितना आपको निराश करे, कितना आपको घबराने की वो करे, मतलब प्रोत्साहित करे कि तू घबरा, तू घड़ी में बेहोश हो जा, तो वहां जा ही न पाए एग्जाम में, ऐसा कोशिश की जाएगी तेरे को वहीं बेहोश करने की, लेकिन होना नहीं है। अब आपसे ये पूछेगा कि व्यापारिक या सन्मार्गी पवनें किन अक्षांशों के मध्य बहती हैं, तो बता देना 0 से 30 डिग्री के मध्य वर्ष में चलने वाली हवाएं जो कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती हैं, उसको बोलते हैं व्यापारिक और सन्मार्गी। सेम कंडीशन 30 से 60 डिग्री। देखो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू मतलब लो प्रेशर, ये दोनों जगह चल रही है, मैंने दिखा भी रखा है। तो लेकिन वास्तव में यहां कैसे होगा, 30 हाई प्रेशर कहां है, इधर, लो प्रेशर कहां है, यहां। तो उच्च वायुदाब से निम्न, इसमें हवा की, अब बताइए घड़ी कहना हवा कैसे चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो इस गोलार्ध में जो हवा मतलब यहां पर चलेगी, घड़ी की सुई की अनुरूप चलेगी। अब बताइए यहां घड़ी की सुई के अनुरूप चलेगी तो कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। ये घड़ी की सुई ऐसी तो चलती है, ये दिखा दिया है, ठीक है। और सेम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दक्षिणी गोलार्ध है। अब बताइए मुझे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा का मतलब, ये ऐसी तो चलेंगी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ये ऐसे तो चलती घड़ी की सुई विपरीत ही हुआ, घड़ी की सुई के मतलब अनुरूप कैसा होगा, घड़ी की सुई अनुरूप ही हुआ, विपरीत ही हुआ। तो बताइए इन 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के खिलाफ और 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप जो हवाएं चलती हैं उसी को बोला जाता है पछुआ पवनें। यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य जो पवनें चलेंगी उसको बोला जाएगा पछुआ पवनें, पछुआ पवनें, ठीक है, पछुआ पवन है। अब पूछेगा किन अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनें चलती हैं, तो सिंपल सा बता देना 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य। किसने बताया, सर ने बताया। क्या बताया, पछुआ पवनें कहां चलती हैं, व्यापारिक या सन्मार्गी पवनें कहां चलती हैं। तुरंत बता देना, कारण भी बता देना कि कोरियोलिस बल के कारण डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ले भाई तेरे को बना के दिखा दिया मैंने उच्च वायुदाब, लेकिन एक्चुअल में घड़ी की सुई की विपरीत और अनुकूल दिशाई कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हो रहा ये पछुआ पवन है। और अंतिम आती है ध्रुवी पवन है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैंने भी दिखाया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। घड़ी की सुई के अनुरूप इस गोलार्ध में होगा, यानी घड़ी के सुई के अनुरूप का मतलब ये घड़ी की सुई के अनुरूप। ऐसी तो घड़ी की सुई चलती है, जबकि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जो आपको दिखाना है वो ये दिखाना है। कैसे, ये ऐसे थोड़ा चलती है घड़ी की सुई की, ये हो गया घड़ी की सुई की विपरीत। तो अपने आप में तीसरा और अंतिम कॉन्सेप्ट आया, वो आया 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है पूर्वी ध्रुवी पवन है, यानी ध्रुवी पूर्वी पवन, ठीक है। क्या बोला जाता है, ध्रुवी पूर्वी पवन। यानी ध्रुवी पूर्वी पवन कहां चलती हैं, 60 से 90, और दोनों गोलार्ध में दिशा आपको समझ गए। तो यहां से आपका अब किसी भी केस में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। व्यापारिक पवनें किनके मध्य बहती हैं, सन्मार्गी पवनें किनके मध्य बहती हैं। अब व्यापारिक और सन्मार्गी एक ही चीज है। पछुआ पवनें किसके मध्य बहती हैं, ध्रुवी पूर्वी पवन किनके मध्य बहते हैं। ये था आपकी आज की क्लास का कॉन्सेप्ट। किसी भी हाल में हेडली, फेरल और ध्रुवी सेल गलत ना हो, और तीनों पवनों की डायरेक्शन किस गोलार्ध में कैसे और कौन से अक्षांशों के मध्य बहती है, ये अब गलत नहीं होना चाहिए। होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।